हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम शुरू करने वाले हैं राजस्थान रेंट कंट्रोल का चैप्टर नंबर 3। इससे पहले वाले लेक्चर्स के अंदर हमने चैप्टर 2 तक कवर कर लिया था, या मैं कहूँ हमने सेक्शन नंबर 6 और 7 कवर कर लिया था, जो कि बात करता था रिवीजन ऑफ रेंट के बारे में। आज हम इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए एक स्टेप और आगे बढ़ेंगे, जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे टेनेंसीज के बारे में। अब टेनेंसीज हमारा बात करता है चैप्टर नंबर 3। अब अगर आपने वो हमारी पहले वाली वीडियोस नहीं देखी हैं, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, आपको वहां पर वीडियो इजीली अवेलेबल है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर नंबर 3, जो कि बात करता है टेनेंसीज के बारे में। अब पहला क्वेश्चन यहाँ से ये बन जाएगा, आपसे एग्जामिनर पूछ सकता है कि राजस्थान रेंट कंट्रोल एक्ट का चैप्टर नंबर 3 किसके बारे में बात करता है। तो वो बात करता है हमारा टेनेंसी के बारे में। मतलब टेनेंसी बोले तो हिंदी में इसको बोलेंगे किराएदारी के बारे में। किराएदारी के बारे में कौन बात करता है? चैप्टर नंबर 3 किसका? राजस्थान रेंट कंट्रोल एक्ट 2001 का। यहां तक की बात क्लियर है। अब हम देखते हैं, अब हमें इसके अंदर सेक्शन कौन से डिस्कस करने हैं। इसमें हमें सेक्शन डिस्कस करना है 8, 9 और 10। इस चैप्टर में हमें ये 3 सेक्शन डिस्कस करने हैं। देखते हैं एक एक, एक करके। सेक्शन नंबर 8 क्या कहता है? सेक्शन 8 कहता है लिमिटेड पीरियड टेनेंसी। किसी सीमित पीरियड के लिए टेनेंसी अगर दी जाए, किसी सीमित अवधि के लिए टेनेंसी दी जाए, तो वो हमारा कहलाएगा सेक्शन 8 के अंदर। क्या कहता है ये भी देख लेते हैं। अ लैंडलॉर्ड में लेट आउट द प्रीमाइसेस फॉर रेजिडेंशियल पर्पस फॉर अ लिमिटेड पीरियड नॉट एक्सीडिंग 3 years। मतलब इसके अंदर कहा दिया गया है कि कोई भी मकान मालिक है, कोई भी लैंडलॉर्ड है, वो अपनी प्रीमाइसेस, अपनी इमारत, अपना मकान दे सकता है किराए पर रेजिडेंशियल पर्पस के लिए, रिहायशी पर्पस के लिए। लेकिन वो उसकी अधिकतम अवधि कितनी होगी? अधिकतम अवधि होगी 3 साल। अधिकतम अवधि होगी 3 साल। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन बन जाएगा इंपॉर्टेंट कि अगर हम लिमिटेड पीरियड टेनेंसी की बात करेंगे, तो उस पीरियड के अंदर जो लैंडलॉर्ड अपने किराएदार को मकान किराए पे देगा, उसकी अधिकतम अवधि कितनी होगी? अधिकतम अवधि होगी 3 साल। ये हो गया हमारा क्लॉज 1। अब देखते हैं आगे। In such cases, the landlord and the proposed tenant shall submit a joint petition before the rent tribunal for the permission to enter into a limited period tenancy। मतलब अगर कोई किराएदार और कोई मकान मालिक लिमिटेड पीरियड टेनेंसी के एग्रीमेंट में घुसना चाहते हैं, एंटर करना चाहते हैं, तो उनको, उन दोनों को एक जॉइंट पेटिशन फाइल करनी पड़ेगी। किसके समक्ष? किसके पास? रेंट ट्रिब्यूनल के पास। तो यहां पर ये क्वेश्चन पूछ लेगा कि जो जॉइंट पेटिशन फाइल होगी लिमिटेड रेंट पीरियड टेनेंसी के लिए, वो किसके समक्ष फाइल होगी? तो वो होगी रेंट ट्रिब्यूनल के समक्ष होगी। ठीक है। और जब वो अपनी पेटिशन फाइल कर देंगे, तो ये जो रेंट ट्रिब्यूनल है, ये इनको एक सर्टिफिकेट इशू कर देगा। एंड फॉर द ग्रांट ऑफ सर्टिफिकेट फॉर रिकवरी ऑफ पोजेशन, ये एक सर्टिफिकेट ऐसा इनको देगा कि 3 साल के बाद जब वो अवधि पूरी हो जाएगी, अब सपोज ये 2 साल के लिए भी रह सकते हैं, 1.5 साल के लिए भी रह सकते हैं, लेकिन अधिकतम अवधि कितनी होगी? 3 साल की होगी। अब मान लो अगर वो अधिकतम अवधि या जो एग्रीमेंट में मेंशन अवधि है, सपोज 2.5 साल है। अब जैसे ही वो 2.5 साल पूरे हो जाएंगे, तो लैंडलॉर्ड के पास एक सर्टिफिकेट है कि भैया 2.5 साल पूरे होते ही उस प्रॉपर्टी की पोजेशन टेनेंट के हाथ से छूट करके दोबारा किसके हाथ में आ जाएगी? लैंडलॉर्ड के हाथ में आ जाएगी। ये बात समझ में आती है। अब हम देखते हैं क्लॉज 3, सबसेक्शन 3। The rent tribunal shall grant permission immediately and issue certificate for recovery of possession of such premises executable on expiry of period mentioned in the certificate। अब सपोज कर लो, हमने क्या पढ़ा था? 3 साल की अधिकतम अवधि है, लेकिन एग्रीमेंट बना, सर्टिफिकेट में मेंशन हमने करवाया 2 साल 9 महीने, 2 years 9 months। अब जैसे ही ये पीरियड लैप्स हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, उस पीरियड्स को हम क्या कर देंगे? प्रॉपर्टी का पोजेशन ट्रांसफर कर देंगे फ्रॉम टेनेंट टू
लैंडलॉर्ड, ठीक है। हाउएवर सच परमिशन शैल नॉट बी ग्रांटेड फॉर मोर देन 3 टाइम्स। अब ये जो पोजेशन है अधिकतम 3 बार दी जाएंगी, उसके बाद नहीं दी जाएगी। तो हमें ये भी ध्यान रखना है कि अगर हम इसकी एक तो बात करेंगे किसकी, क्वेश्चन आपसे क्या पूछ लेगा, लिमिटेड पीरियड टेनेंसी के अंदर पहली चीज जो एग्रीमेंट बनेगा या जो सर्टिफिकेट बनेगा वो कितने साल के लिए बनेगा, 3 साल मैक्सिमम अवधि के लिए बनेगा। पहली चीज हो गई, पहला क्वेश्चन बन गया। और अगर ये पूछ ले कि इसकी जो सेम प्रीमाइसेस में कितनी बार ग्रांट किया जा सकता है सर्टिफिकेट, सेम प्रीमाइसेस में ये जो परमिशन है ये कितनी बार ग्रांट की जा सकती है, तो ये भी अधिकतम 3 बार ही की जा सकती है। ये इन दोनों क्वेश्चनों को जरा अलग अलग समझना। पहला बोला है कि कितने पीरियड के लिए, 3 साल तक के लिए, 3 इयर्स, नॉट एक्सीडिंग 3 इयर्स बोल दिया, मतलब 3 साल तक के लिए हो गया। अब अगर इसमें बोल दे कि ये जो सर्टिफिकेट में परमिशन है वो अधिकतम सेम प्रीमाइसिस के लिए कितनी बार दी जा सकती है, तो वो अधिकतम भी 3 बार दी जा सकती है। तो इसमें आप कंफ्यूज मत होना, दोनों में 3 बार है, लेकिन ऊपर वाले केस में 3 साल है और नीचे वाले केस में 3 बार है। यहां तक की बात क्लियर है। लेकिन इसके अंदर एक दे दिया हमें, प्रोवाइडेड दे दिया। अब वो प्रोवाइडेड क्या है वो भी हम देख लेते हैं। प्रोवाइडेड दैट द सर्टिफिकेट फॉर रिकवरी ऑफ पोजेशन इशूड इन सेक्शन शैल लैप्स if petition for execution thereof has not been filed before the tribunal। अगर कोई पेटिशन फाइल ही नहीं की गई है, और कब फाइल नहीं की गई है, विद इन द 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ सर्टिफिकेट बिकम एग्जीक्यूटिव। मान लो 2 साल 9 महीने का ये बना था सर्टिफिकेट, ये लैप्स हो गया, टाइम लैप्स हो गया। अब यहां से 6 महीने तक हमने क्या नहीं की, पेटिशन इशू नहीं की, पेटिशन फाइल नहीं की, तो उस केस के अंदर कोई सर्टिफिकेट इशू नहीं हो। क्यों? क्योंकि हमें अवधि मिलती है 6 महीने की। तो यहाँ पर क्वेश्चन आपका एक और बन जाएगा कि आपको पेटिशन फाइल करने का टाइम कितने महीने का मिलता है, 6 महीने का। कब से? फ्रॉम द लैप्स ऑफ एग्जीक्यूशन, फ्रॉम द लैप्स ऑफ सर्टिफिकेट एग्जीक्यूशन। अब वो जो अवधि उसमें मेंशन होगी उस दिन से लेकर 6 महीने तक। अगर आपने 6 महीने तक पेटिशन फाइल नहीं की है किसी रेंट ट्रिब्यूनल के अंदर, तो क्या होगा, आपको सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। यहां तक की बात क्लियर है। तो यहां पर आपको अवधि कितनी मिल जाती है फॉर फाइलिंग ऑफ पिटीशन, 6 मंथ्स। ये आपको बात याद रखनी है। हमने क्वेश्चन वो सेक्शन नंबर 8 अभी डिस्कस कर लिया है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसके जो एमसीक्यूज हैं, जब हमारा ये पूरा खत्म हो जाएगा, चैप्टर खत्म हो जाएगा, जब हमारा एक्ट पूरा खत्म हो जाएगा, तो मैं आपको इसके एमसीक्यूज भी करवाऊंगा, जिससे आपको पूरी पिक्चर क्लियर हो जाएगी, क्वेश्चन कैसे आते हैं, कैसे इसकी फॉर्मेशन होती है। अब हम देखते हैं सेक्शन नंबर 9। अगर हम बात करें सेक्शन नंबर 9 की, अब हम सेक्शन नंबर 9 के अंदर क्या करेंगे, किराएदार को अपने मकान से निकाल देंगे, एविक्शन ऑफ टेनेंट। किराएदार को अपने मकान से निकाल देंगे। कैसे निकालेंगे वो हम पढ़ेंगे सेक्शन नंबर 9 के अंदर। देखते हैं सेक्शन 9, एविक्शन ऑफ टेनेंट्स। Notwithstanding anything contained in any law or a contract, but subject to other provision of this act, the rent tribunal shall not order eviction of tenant unless it is satisfied that। अब हमें ये समझना पड़ेगा कि एक रेंट ट्रिब्यूनल किस किस स्थिति के अंदर एक किराएदार को मकान से बाहर नहीं निकाल सकता। या इसको हम ऐसे समझ लें कि अगर ये स्थिति है, इन स्थिति को छोड़ करके जो हमें नीचे गिवन है, इन स्थिति को छोड़ करके अगर कोई और स्थिति उत्पन्न हुई, तो उस स्थिति में कोई रेंट ट्रिब्यूनल एक किराएदार को नहीं निकाल सकती। अब वो स्थिति कौन कौन सी है जिसमें वो निकाल सकती है, वो हम देख लेते हैं। पहला, अ टेनेंट हैज नाइदर पेड नॉट टेंडर्ड द अमाउंट ऑफ रेंट ड्यू फ्रॉम, ये फ्रॉम है, फ्रॉम हिम बाय फॉर पीरियड ऑफ 4 मंथ्स। अगर किसी टेनेंट ने लगातार 4 महीने तक रेंट पे नहीं किया है, तो उस केस में
रेंट ट्रिब्यूनल क्या करेगी, आदेश दे देगी, किसका, एविक्शन का दे देगी। लेकिन इसके पीछे भी एक प्रोविजन है, प्रोवाइडर है, क्या है वो भी देख लेते हैं। प्रोवाइडेड दैट द ग्राउंड अंडर दिस क्लॉज शैल नॉट बी अवेलेबल टू द लैंडलॉर्ड। किस ग्राउंड पे, किस आधार पे लैंडलॉर्ड को इस क्लॉज ए का ग्राउंड नहीं मिलेगा वो भी देख लेते। इफ ही हैज, ही बोले तो लैंडलॉर्ड, लैंडलॉर्ड हैज नॉट डिस्क्लोज टू द टेनेंट हिज बैंक अकाउंट नंबर, हिज बैंक नेम, इन द सेम म्युनिसिपल एरिया, in the rent agreement or by notice sent to him by registered post, acknowledgement due। क्योंकि हम ऊपर वाले सेक्शन में पढ़ के आए थे कि भैया अगर किसी लैंडलॉर्ड को अपने बैंक अकाउंट में रेंट चाहिए तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, लैंडलॉर्ड को अपनी उस म्युनिसिपल एरिया के अंदर स्थित जो भी बैंक है उसका नाम देना पड़ेगा, अपने उस म्युनिसिपल एरिया के अंदर जो भी बैंक है उसका बैंक अकाउंट नंबर देना पड़ेगा, तभी तो वो टेनेंट जो है मकान मालिक के खाते में पैसे डालेगा। वरना तो उसको कोई सपना तो आएगा नहीं कि भाई इसका ये नंबर होगा, जब तक नहीं दोगे तब तक वो क्या डालेगा। तो यहाँ पर यही प्रोविजन है कि अगर मान लो लैंडलॉर्ड ने ये कह दिया कि तू मेरे पैसे XYZ तारीख को मेरे अकाउंट में डालेगा, तो उसके लिए लैंडलॉर्ड की भी ये जिम्मेदारी बन जाती है कि भैया मैंने बोल तो दिया है कि हाँ ये पैसे मेरे खाते में डाले जाएंगे, लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा, पहले आप खाता नंबर तो दोगे, बैंक का नाम तो दोगे, उस म्युनिसिपल एरिया का तो दोगे, तभी तो डालेगा। अगर आपने नहीं दिया तो आपको इस सेक्शन के क्लॉज ए का बेनिफिट नहीं मिलेगा। अब चाहे वो आप इन एग्रीमेंट के दौरान दे दो, चाहे अलग से नोटिस इशू कर दो, चाहे उसको लिखित में कुछ दे दो, किसी भी तरीके से दो, लेकिन दो तो सही। यहां पर बात समझ में आई सेक्शन 9 क्लॉज 1 की। अब हम देखते हैं सेक्शन 9 क्लॉज 2 क्या कहता है। सॉरी, इसका पहले एक और फर्दर है। प्रोवाइडेड फर्दर that no petition on the ground under this clause, ये this है, shall be filed unless the landlord has given it notice to the tenant by registered post। अब इस क्लॉज के अंदर पेटिशन फाइल करने के लिए लैंडलॉर्ड की भी कुछ दायित्व बनते हैं। क्या बनते हैं, सबसे पहले लैंडलॉर्ड को एक नोटिस भेजना पड़ेगा टेनेंट को रजिस्टर्ड पोस्ट के द्वारा, एक्नॉलेजमेंट ड्यू भेजना पड़ेगा, जिसके अंदर वो क्या करेगा, अपने जो बकाया किराया है उसकी डिमांड करेगा, डिमांडिंग एरियर्स ऑफ रेंट, एंड द टेनेंट हैज नॉट मेड पेमेंट ऑफ एरियर ऑफ रेंट विद इन अ पीरियड ऑफ 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ सर्विस ऑफ नोटिस। मान लो कोई लैंडलॉर्ड है और कोई किराएदार है, मैं लैंडलॉर्ड हूं, मिस्टर एक्स किराएदार है, सपोज करो। अब जो एक्स है, मिस्टर एक्स है, उसने मेरा रेंट 5 महीने से मेरा रेंट नहीं दिया, कोई बात नहीं, अच्छी बात है। मैंने उसको नोटिस भेजा, मैंने उसको नोटिस स्पीड पोस्ट से भेजा, भारतीय डाक से भेजा, ठीक है। और उसमें सब कुछ मेंशन किया कि आपका किराया 1 जनवरी से लेकर अभी तक 6 महीने होते हैं, 7 महीने होते हैं, जितने भी महीने होते हैं, इतना ड्यूरेशन का आपका किराया पेंडिंग है, ठीक। अब उसके बाद उसके अंदर मैं मेंशन भी करूंगा कि इतना अमाउंट पेंडिंग है, एरियर्स हो गए हमारे। अगर उस, अब सपोज कर लो मैंने वो नोटिस भेजा उसको 15 जुलाई को, और उसको वो नोटिस मिल गया कब, 17 जुलाई को, तो 17 जुलाई से लेकर 30 दिन के अंदर उसने अगर पेमेंट मेरे को नहीं करी तो मैं क्या कर सकता हूं, पेटिशन फाइल कर सकता हूं। यहां तक की बात क्लियर है, आगे देखते हैं एक्सप्लेनेशन। तो यहां पर हमें 30 days याद रखना है, 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ नोटिस। यहां तक की बात क्लियर है। अब हम देखते हैं इसकी एक्सप्लेनेशन। फॉर द पर्पज ऑफ दिस क्लॉज द रेंट शैल बी डीम्ड टू हैव बीन टेंडर्ड when the same is remitted through money order to the landlord by the property addressing the same or having been deposited with the rent tribunal authority। अब इस क्लॉज के अंदर जो रेंट की डेफिनेशन दी गई है ना, वो दी गई है कोई भी ऐसा अमाउंट जो कि एक लैंडलॉर्ड को रिसीव होगा, किसके द्वारा, मनी ऑर्डर के द्वारा, या कोई भी ऐसा अमाउंट जो कि एक रेंट अथॉरिटी के अंदर डिपॉजिट किया जाएगा।
तो वो क्या कहलाया जाएगा, हमारा रेंट कहलाया जाएगा। इसको भी आपको ध्यान रखना है। यहाँ तक की बात हमारी क्लियर है। अब हम देखते हैं क्लॉज बी कि कौन सी स्थिति के अंदर एक टेनेंट को उसके किराए के मकान से बाहर निकाला जा सकता है। देख लेते हैं। द टेनेंट हैज विलफुली कॉज्ड और परमिटेड टू बी कॉज सब्सटेंशियल डैमेज टू द प्रेमाइसिस। अब मान लो मैंने मिस्टर एक्स को एक अपना कमरा किराए पे दिया दिया कोई बात नहीं। अब क्या हुआ, मिस्टर एक्स ने उस दीवार को तोड़ दिया बिना मेरी परमिशन के। मेरे को उससे क्या हुआ, मेरी प्रेमाइसिस को क्या हुआ, मेरी प्रेमाइसिस उससे खराब हो गई, टूट गई। अब उसने मेरे से परमिशन भी नहीं ली और मेरे को नुकसान पहुंचाने के मकसद से उसको दीवार को तोड़ दिया, या कुछ ऐसी टूट फूट करवा दी जिससे कि मेरी प्रेमाइसिस कच्ची हो गई, सीलन आ गई, ऊपर से पानी पड़ गया, कुछ भी हो गया। तो यहाँ पर भी रेंट अथॉरिटी क्या कर सकती है, रेंट ट्रिब्यूनल क्या कर सकती है, किसी भी किराएदार को मेरे मकान से रवाना करवा सकती है, खाली करवा सकती है। यहां तक की बात क्लियर है। अब आगे देखते हैं क्लॉज सी। द टेनेंट हैज विदाउट रिटर्न परमिशन ऑफ द लैंडलॉर्ड मेड और परमिटेड टू बी मेड any construction which has materially altered the premises or likely to diminish the value thereof। अब मान लो मैंने एक हॉल दिया था मिस्टर एक्स को किराए के लिए, लेकिन मिस्टर एक्स थोड़ा चालू निकल गए। उन्होंने क्या किया, हॉल के अंदर दो दीवारें खड़ी कर दी जिससे कि वो हॉल 3 कमरे बन गए मेरी परमिशन के बिना। अब उससे क्या हुआ, अगर मान लो कल को वो एक्स खाली करके जाता तो मैं वो हॉल किसी बैंक को दे देता और बैंक मेरे को अच्छा खासा उसका किराया देता। लेकिन अब जब उसने दीवार खड़ी कर दी, उसका स्ट्रक्चर तो बिगड़ गया पूरा। अब कौन सा कोई बैंक लेगा उसको, नहीं लेगा। मेरे को क्या हुआ, लॉस हुआ। तो उस स्थिति में भी जब टेनेंट ने मेरी परमिशन के बिना कुछ कंस्ट्रक्शन कर दिया उसके अंदर, दीवार खड़ी कर दी हो, कुछ पैसेज बना दिया हो, कुछ ऊपर बनवा दिया हो, कुछ किसी भी तरीके का कंस्ट्रक्शन बोल रहा हूँ जिससे मेरी परमिशन के बिना, लैंडलॉर्ड की परमिशन के बिना वो काम किया गया हो, उस केस में भी क्या हो सकता है, किराएदार को मकान मालिक के घर से खाली करवाया जा सकता है। डी, अगर कोई टेनेंट न्यूसेंस क्रिएट कर दे या कोई ऐसा एक्ट कर दे जो कि क्या होगा, इनकंसिस्टेंट हो, ठीक है, the premises which is likely to affect adversely and substantially landlord interest there। मान लो मैंने खाली मकान दिया था उसको रहने के लिए, लेकिन वो उसमें क्या कर रहा है, अपना बिजनेस चला रहा है, कॉमर्शियल पर्पस चला रहा है। अब कल को मान लो कोई छापा पड़ जाता है तो कौन फंसेगा, लैंडलॉर्ड फंसेगा। क्योंकि लैंडलॉर्ड ने किस पर्पस के लिए दिया था उसको, रेजिडेंशियल पर्पस के लिए दिया, लेकिन उसने पर्पस क्या कर दिया, कॉमर्शियल कर दिया। या चलो इसको भी छोड़ो, मकान दिया था, उसके अंदर उसने काम किया केमिकल्स का। अब उस केमिकल्स की वजह से उस पूरी बिल्डिंग में रहने वाले लोगों को तकलीफ हो रही है, सांस में दिक्कत हो रही है, आसपास के लोगों को दिक्कत हो रही है। तो इस केस के अंदर भी क्या होगा, टेनेंट को घर से बाहर निकाला जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। द टेनेंट हैज असाइंड, सबलेट और अदरवाइज पार्टेड विद पोजेशन ऑफ द होल और पार्ट ऑफ द प्रीमाइसेस विदाउट द रिटर्न परमिशन ऑफ द लैंडलॉर्ड। अब मैंने मिस्टर एक्स को एक हॉल किराए पे दिया, बहुत अच्छी बात है। लेकिन मिस्टर एक्स क्योंकि एक बहुत शाणे आदमी थे, उन्होंने क्या किया, हॉल के अंदर दो दीवारें खड़ी करवा दी बिना मेरी परमिशन के। और जबकि वो 3 कमरे बन गए, एक कमरे में तो वो खुद रहते थे और उन 2 कमरों में 2 लोगों को और लगवा दिया बिना मेरी परमिशन के। अब भैया प्रीमाइसेस तो मेरी थी, मेरी परमिशन तो लेता। लेकिन उसने मेरी बिना परमिशन के, लैंडलॉर्ड के बिना परमिशन के क्या किया, और लोगों को भी किराए पर रख दिया। तो इस पोजीशन में भी क्या होगा, किराएदार को मकान खाली करवाया जा सकता है। यहां तक की बात क्लियर है। अब पढ़ते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन,
If it is established that some person other than the tenant is in the exclusive possession of the whole or part of the premises, it shall be presumed that the tenant has either sublet or parted with the possession of the whole or part of the premises as the case may be. इसके अंदर ये बोल दिया गया साफ साफ, अगर मान लो मैं लैंडलॉर्ड किसी मिस्टर एक्स से के साथ टेनेंसी का एग्रीमेंट में आता हूं, कोई मेरा एक्स टेनेंट है और उसके साथ या उसके गैर हाजिरी में मेरी उस प्रॉपर्टी के अंदर कोई मिस्टर वाई, कोई जेड, कोई ए, कोई बी, ये सब मिल जाते हैं, तो यही माना जाएगा कि इसके अंदर मिली भगत किसकी है, मिस्टर एक्स की, जो मेरा टेनेंट है। अब चाहे उसने पूरी किराए पे दे दी हो, चाहे कुछ पार्ट में दी हो, तो यहाँ पर माना यही जाएगा कि ये जो दी गई है ना सारी परमिशन, टेनेंसी, ये किसके अंडर दे दी गई है, एक्स के अंडर। तो उस स्थिति के अंदर भी क्या होगा, एक्स से, मेरे टेनेंट से, मैं मकान मालिक अपना मकान खाली करवा सकता हूं। यहां तक की बात क्लियर है। एफ पॉइंट पे आते हैं। अगर हम बात करें पॉइंट एफ की, द टेनेंट हैज रिनाउंस हिज कैरेक्टर एज सच और डिनाइड द टाइटल ऑफ द लैंडलॉर्ड, द लेटर हैज नॉट वेव्ड हिज राइट और कंडक्टेड कंडोन द कंडक्ट ऑफ द टेनेंट। अब भैया मान लो कोई किराएदार कहता है कि इस मकान का मालिक तो कोई और है, मैं तो उसको दूंगा, तेरे को दूंगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर किसी किराएदार का एग्रीमेंट मैं मुझसे हुआ है, मकान मालिक से हुआ है, तो भैया एग्रीमेंट के तहत तो पैसे दोगे। अब कोई और इसका मकान मालिक हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पर भी हम क्या कर सकते हैं, किराएदार को अपने घर से रवाना करवा सकते हैं थ्रू रेंट ट्रिब्यूनल से। यहाँ तक की बात क्लियर है। The premises were let out for residential purpose but have been put to commercial यूज होली और पार्शली। ये मैंने आपको पहले बताया था कि भैया कोई प्रीमाइसिस है, मैंने एक्स को दी थी कि भैया तो यहाँ पे रह ले, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन उस उस्ताद ने क्या किया, अपना बिजनेस शुरू कर दिया, वहां से माल सप्लाई करता था, कॉमर्शियल आ गया। तो उस स्थिति में भी मैं क्या कर सकता हूँ, थ्रू रेंट ट्रिब्यूनल अपना मकान खाली करवा सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। H. The premises were let out to the tenant for residential purpose by reason of his being in the service or employment of the landlord and the tenant has ceased to be in such service or employment। अब मान लो मैं लैंडलॉर्ड हूं, मेरा एक गोदाम है, सपोज चावल का गोदाम है, कोई बात नहीं। अब मैंने क्या किया, जो मेरा एम्प्लॉय था, मैंने उसको किराए पर रहने के लिए अपनी जगह दे दी। अब वो मेरा एम्प्लॉय भी हो गया और मेरा किराएदार भी हो गया, अच्छी बात है। अब लेकिन उसने क्या किया, कुछ टाइम बाद उसने मेरे को किराया देना बंद कर दिया, ठीक है। अब और मैंने उसको नौकरी से भी निकाल दिया। अब जब मैंने उसको नौकरी से निकाला, उसने वो मकान खाली नहीं किया, कब्जा करके बैठ गया, ना ना किराया दे रहा और ना खाली कर रहा। तो उस केस में भी लैंडलॉर्ड थ्रू रेंट ट्रिब्यूनल अपना मकान खाली करवा सकता है। यहां तक की बात क्लियर है। प्रोवाइडेड, अब इसके सॉरी, आई, द प्रीमाइसेस आर रिक्वेटेड रीजनेबली एंड बोनाफाइड बाय द लैंडलॉर्ड फॉर द यूज और ऑक्यूपेशन ऑफ हिमसेल्फ। अगर मान लो लैंडलॉर्ड को वो प्रीमाइसेस अपने पर्पस के लिए भी चाहिए, अपनी फैमिली पर्पस के लिए चाहिए, या अपने बिजनेस पर्पस के लिए चाहिए, या किसी और पर्पस के लिए चाहिए जिसके लिए वो खुद उसको यूज करेगा, तो उस केस में भी लैंडलॉर्ड थ्रू रेंट ट्रिब्यूनल अपनी प्रीमाइसेस को खाली करवा सकता है, किससे, टेनेंट से। यहां तक की बात क्लियर। लेकिन यहाँ पर एक वो है, प्रोवाइजो है, क्या है वो भी देख लेते हैं। प्रोवाइडेड दैट where the decree of eviction from the premises is sought by the landlord under clause I, he shall be prohibited from the letting out the same
टू एनी अदर पर्सन विद इन द पीरियड ऑफ 3 years। अब मान लो कोई अगर लैंडलॉर्ड है, उसने कोर्ट से डिक्री ली है, किसके अंडर, सेक्शन सब सब क्लॉज आई के अंदर, जिसके अंदर उसने क्या बोला था कि मैं उस प्रॉपर्टी को, अपनी उस प्रोमाइसिस को अपने पर्पस के लिए यूज करूंगा, तो वो उस डिग्री मिलने से 3 साल तक किसी और आदमी को नहीं दे सकता। 3 साल तक उसको अपने लिए ही यूज करनी पड़ेगी, अगर उसने इस सबसेक्शन आई के अंतर्गत वो डिग्री ली है तो। क्योंकि आई में क्या बोला गया था कि भैया मैं उस प्रॉपर्टी को मेरे पर्पस के लिए लूंगा, मेरी फैमिली के पर्पस के लिए लूंगा, मेरे बिजनेस के पर्पस से लूंगा, लेकिन किसी और को नहीं दूंगा। तो अगर उसने आई के अंतर्गत ली है, आई बोले तो इसके अंतर्गत ली है, इसके अंतर्गत, तो यहां पर लैंडलॉर्ड बाउंड हो जाएगा कि भैया 3 साल तक वो अपनी प्रॉपर्टी किसी को भी किराए पे नहीं दे सकता। कब से, जब से वो डिग्री मिली है। एंड इन केस द premises are let out, the tenant shall entitle for restoration of the possession on the petition moved by him before the rent tribunal। और अगर मान लो लैंडलॉर्ड ने चालाकी दिखाई और किसी को किराए पे दे भी दिया, तो जो उसका प्रीवियस था ना टेनेंट, किराएदार, जिससे वो जगह खाली करवाई गई थी, वो रेंट ट्रिब्यूनल में जाके एक पिटीशन डाल देगा और रेंट ट्रिब्यूनल उसी उसी किराएदार को उस लैंडलॉर्ड की उसी प्रॉपर्टी के ऊपर दोबारा से पोजीशन दिलवा देगी। यहां तक की बात क्लियर है। एंड द रेंट ट्रिब्यूनल शैल dispose of such petition expeditiously, and the procedure as laid down in section 16 shall mutatis mundis apply। अब जब वो उसको दोबारा स्थापित कर देगी, तो जो पहले वाला ऑर्डर था उसको वो पलट देगी, परिवर्तित कर देगी। और ये किसके अकॉर्डिंग चलेगा प्रोविजन, सेक्शन 16 के अकॉर्डिंग। यहां तक की बात क्लियर है। इसके अंदर हमने सिर्फ एक बात का ध्यान रखना है कि मान लो अगर कोई लैंडलॉर्ड है, उसने ये ग्राउंड दिया अपनी पेटिशन के अंदर कि भैया मेरे को ये प्रॉपर्टी मेरे पर्सनल यूज़ के लिए चाहिए, मेरे बिजनेस यूज़ के लिए चाहिए, मेरी फैमिली यूज़ के लिए चाहिए, और उसको वो डिग्री मिल जाती है, तो उस पे लैंडलॉर्ड 3 साल के लिए बाउंड हो जाएगा कि वो प्रॉपर्टी सिर्फ वो खुद ही यूज़ कर सकता है, किसी को नहीं दे सकता। और अगर लैंडलॉर्ड ने चला के दिखाते हुए वो प्रॉपर्टी किसी को दे भी दी, तो उस केस के अंदर क्या होगा, उस केस के अंदर भैया ये होगा कि जो टेनेंट है, पिछला टेनेंट है, जिसके अगेंस्ट में वो ऑर्डर आया था, डिक्री आई थी, वो रेंट ट्रिब्यूनल में जाकर के क्या करेगा, एक पिटीशन फाइल करेगा, और उस पिटीशन के आधार पर जो रेंट ट्रिब्यूनल है वो क्या करेगी, जो पहले वाला था जिसके अगेंस्ट में डिक्री आई थी, उसको लैंडलॉर्ड की उसी प्रॉपर्टी के ऊपर स्थापित कर देगी। और ये हमें प्रोविजन कहाँ दे रखा है, सेक्शन 16 के अंदर। और ये 16 हम जब हम आगे पढ़ेंगे तब मैं आपको बता दूंगा, आप बेफिक्र। अब देखते हैं इसका पॉइंट जे। द टेनेंट हैज बिल्ट और एक्वायर्ड वैकेंट पोजीशन ऑफ और हैज बीन अलॉटेड सुटेबल प्रीमाइसेस एडिक्वेट फॉर हिज रिक्वायरमेंट। अब मान लो उसने क्या किया, एक मकान था लैंडलॉर्ड का, उसने क्या किया, एक मिनट आपको एग्जांपल देता हूं। ये लैंडलॉर्ड की पूरी जमीन है, ये लैंडलॉर्ड की पूरी जमीन है। अब इस जमीन पर क्या हुआ, यहाँ पर एक बिल्डिंग बनी हुई है, मकान बना हुआ है, इसको लैंडलॉर्ड ने दिया टेनेंट को, किराएदार। और एग्रीमेंट में भी क्या लिखा हुआ था, सिर्फ यही। और इसके बाहर पूरा गार्डन है, ये पूरा एरिया गार्डन का है। अब किराएदार ने सोचा कि भैया मकान मालिक तो आता नहीं है, तो मैं क्या करता हूँ, गार्डन के इस हिस्से को अपनी पार्किंग बना लेता हूँ, इस हिस्से को अपनी पार्किंग बना लेता हूँ। अब जब ये पार्किंग बनाएगा तो गार्डन तो खत्म हो जाएगा। और जैसे लैंडलॉर्ड को पता लगा भैया इसने मेरा गार्डन खराब करके अपनी पार्किंग के लिए यूज किया है, तो ये जो लैंडलॉर्ड है रेंट ट्रिब्यूनल में जाके एप्लीकेशन फाइल करेगा, और जो टेनेंट है उसको मकान खाली करना पड़ेगा। यहाँ तक ये बात समझ में आती है। मतलब अपने पर्पस के लिए हम लैंडलॉर्ड का
लैंड को इस्तेमाल कर रहे हैं और जो उसका एक्चुअल पर्पस है उसको हम खराब कर रहे हैं। यहाँ तक की बात समझ में आती है। Where the premises have not been used without reasonable cause for the purpose for which they let for continuous period of 6 months immediately preceding the date of petition। अब मान लो किराएदारी पे तो लिया, लेकिन किराएदार वहां पे रहता ही नहीं है, ताला मार के भाग गया। 6 महीने का टाइम हो गया, 7 महीने का टाइम हो गया, 8 महीने का टाइम हो गया। तो जिस दिन लैंडलॉर्ड ने पिटिशन फाइल की थी उस दिन से 6 महीने तक वहां पर कोई नहीं होना चाहिए। अगर रेजिडेंशियल पर्पस के लिए है तो वहां पर ताला पड़ा होना चाहिए। अगर ताला पड़ा हुआ है 6 महीने, 7 महीने, 8 महीने, साल, तो उस केस में भी किराएदार से मकान खाली करवाया जा सकता है। द लैंडलॉर्ड हैज रिक्वायर्ड बाय एनी अथॉरिटी अंडर एनी लॉ टू अबेट द ओवर क्राउडिंग ऑफ द प्रीमाइसेस। लैंडलॉर्ड के पास ऑर्डर आ गया कि भैया इस बिल्डिंग के अंदर सिर्फ 2 लोग रहेंगे, लेकिन उसकी फैमिली थी, टेनेंट की फैमिली थी 5 जनों की। तो उस ऑर्डर के आधार पर भी क्या हो सकता है, मकान खाली करवाया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। द लैंडलॉर्ड रिक्वायर द प्रीमाइसेस इन ऑर्डर टू कैरी आउट बिल्डिंग वर्क। अब मान लो उस लैंडलॉर्ड को अपनी बिल्डिंग में कुछ रिपेयरिंग करवानी हो, एक्सटेंशन करवानी हो, कुछ इंप्रूवमेंट करवानी हो, तो उस केस में भी लैंडलॉर्ड चाहे तो पेटिशन के थ्रू, रेंट ट्रिब्यूनल के थ्रू अपने मकान खाली करवा सकता है टेनेंट से। अब इसके अंदर हमें क्या देखना पड़ेगा, एट द इंस्टेंस ऑफ स्टेट गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटी इन परसुएंस ऑफ एन इम्प्रूवमेंट स्कीम और डेवलपमेंट स्कीम। अब वो जो बिल्डिंग वर्क करवाएगा वो किसके अंतर्गत होना चाहिए, या तो किसी राज्य सरकार की स्कीम के अंतर्गत होना चाहिए, या किसी लोकल अथॉरिटी की स्कीम के अंतर्गत होना चाहिए, या कोई कुछ इंप्रूवमेंट स्कीम हो, डेवलपमेंट स्कीम हो, उसके अंतर्गत कोई इंप्रूवमेंट हो, बस तभी। या फिर बिकॉज द परमिशन, बिकॉज द प्रीमाइसिस हेयर बिकम अनसेफ, या फिर वो कोई ऐसी प्रीमाइसिस हो, ऐसी बिल्डिंग हो जो बहुत पुरानी हो, जर्जर हालत में हो, और अगर उसको ठीक नहीं करवाया गया तो वो कभी भी गिर सकती है और उससे हादसा भी हो सकता है। उस हादसे को टालने के लिए उसमें इम्प्रूवमेंट करवाएगा और उसके लिए बिल्डिंग खाली भी करवानी पड़ सकती है, तो वो तब भी लैंडलॉर्ड पेटिशन के थ्रू अपनी बिल्डिंग खाली करवा सकता है। हमने ये सेक्शन 9 भी कवर कर लिया है। आई होप आपको इस पर कोई डाउट नहीं होगा, और अगर आपको कोई डाउट हुआ तो आप उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको उसका सोल्यूशन पक्का बताऊंगा। अब हम देखते हैं सेक्शन नंबर 10। अब सेक्शन नंबर 10 के अंदर हम क्या देखेंगे कि लैंडलॉर्ड के क्या क्या अधिकार है कि वो अपनी प्रॉपर्टी का तुरंत प्रभाव से पोजेशन ले लेगा किसी भी समय। कौन सी ऐसी कंडीशन है जिसके अंदर लैंडलॉर्ड के पास एक अधिकार है कि वो अपने किराएदार से अपनी उस प्रेमाइसिस का तुरंत प्रभाव से पोजेशन हासिल कर लेगा वापस। देख लेते हैं सेक्शन 10। राइट ऑफ लैंडलॉर्ड टू रिकवर इमीडिएट पोजेशन इन सर्टेन केसेस। अब वो केसेस कौन कौन से होंगे, नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग टू द कॉन्ट्रेरी कंटेन्ड इन दिस एक्ट और एनी अदर एक्ट फॉर टाइमिंग इन फोर्स और कॉन्ट्रैक्ट फॉर यूसेज। देखते हैं। A landlord shall, on a petition being filed in behalf of the rent tribunal, be entitled to recover immediate possession of residential premises। अगर किसी लैंडलॉर्ड ने किसी रेंट ट्रिब्यूनल के अंदर पेटिशन फाइल कर दी है तो वो क्या हो जाएगा, एंटाइटल हो जाएगा अपनी उस प्रीमाइसेस का पोजेशन पाने के लिए, अगर वो किसके लिए हो, रेजिडेंशियल पर्पस के लिए हो। ये होगी पहली चीज। दूसरी, इसमें पॉइंट ए क्या कहता है, इफ ही इज और वॉज अ मेंबर ऑफ एनी आर्म फोर्स। अगर वो किसी आर्म फोर्स का मेंबर रहा हो या है, या वो किसी पार्लियामेंट्री फोर्स का मेंबर रहा हो, या किसी यूनियन फोर्स का मेंबर रहा हो, एंड अ फोर्स एंड पेटिशन इज फाइल्ड विद इन 1 ईयर प्रायर और सब्सिक्वेंट टू द डेट ऑफ रिटायरमेंट। उसकी रिटायरमेंट के 1 साल पहले और 1 साल बाद तक में उसने वो पेटिशन फाइल की। सपोज कर लो अगर कोई एयरफोर्स का आदमी है, डिफेंस का आदमी है, उसकी सर्विस खत्म होनी थी 2001 में, लेकिन उसने 2000 के मिड में पेटिशन फाइल कर दी, तो वो भी हो सकता है। या कोई मान लो सेंट्रल गवर्नमेंट का ऑफिसर है, उसके वो हो गया रिटायर 2000 में, उसने 2001 के मिड में क्या किया, पेटिशन फाइल कर दी, 1 साल के अंदर अंदर कर दी, तो भी वो एलिजिबल है। ठीक है।
release or discharge as the case may be within the period of 1 year from the date of commencement of this act whichever is later। यहां तक की बात क्लियर है। आगे, इज और वॉज एम्प्लॉय ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, केंद्र सरकार का कोई कर्मचारी हो, राज्य सरकार का कर्मचारी हो, लोकल अथॉरिटी का कर्मचारी हो, स्टेट ऑन कोऑपरेटिव बॉडीज का कर्मचारी हो, और उसने भी फाइल क्या किया हो विद इन अ पीरियड ऑफ 1 ईयर। ये ऊपर वाली सेम बात हो गई। इन दोनों में से जो भी बाद में होगा उसको कंसिडर किया जाएगा, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। हैज बिकम अ सीनियर सिटीजन and files the aforesaid petition after the expiry of 3 years from letting out of the premises। अब यहां पर सीनियर सिटीजन्स की पहली बात 65+ की बात की थी हमने, और जब वो प्रीमाइसिस लेट आउट की जाएगी उसके 3 साल के अंदर अंदर फाइल करनी है। सॉरी, जब वो लेट आउट की जाएगी उसके 3 साल, उसकी एक्सपायरी के 3 साल के बाद। अब मान लो उसकी एक्सपायरी होनी थी 2002 को, ठीक, तो अब ये होगी 2005 को। यहां तक की बात क्लियर है। देखते हैं आगे। अ डिपेंडेंट लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ लैंडलॉर्ड हु वाज अ मेंबर ऑफ एनी आर्म फोर्स, पार्लियामेंट्री फोर्स, यूनियन। अब हमने ऊपर किसकी बात की थी, लैंडलॉर्ड की, जो क्या था, मेंबर था। अब उसका जो एलआर है, लैंडलॉर्ड का जो एलआर है वो भी क्या होगा, उसके लिए भी ये बात होगी, हैज डाइड ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द एम्प्लॉयमेंट, शैल ऑन पेटिशन बीइंग फाइल्ड ऑन द बिहाफ रेंट ट्रिब्यूनल entitled to recover immediate possession residence purpose if the petition filed by him within a period of 1 year after the death। ये भी बात सेम है, इसके अंदर हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। और अगर मान लो कभी वो लैंडलॉर्ड मर जाता है तो उसकी विडो on a petition being filed in this behalf to rent tribunal be entitled to recover immediate possession of the residential premises if the petition is filed by her within a period of 1 year। अब इसके अंदर आप ये बात ध्यान रखना कि हमें जो पीरियड दे रखा है फाइल करने का वो सब में कॉमन है, सिर्फ सीनियर सिटीजन को छोड़कर। पहली चीज, अब अगर हम बात करें उसकी डेथ भी हो जाती है तो भी 1 साल, उसका कोई एलआर करता तो भी 1 साल, अगर वो खुद करता तो भी 1 साल। यहाँ तक की बात क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम सीनियर सिटीजन की बात करेंगे तो उसमें एक्सपायरी के बाद 3 साल के अंदर, ये बात हमें ध्यान रखनी है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब हम देखते हैं क्लॉज 2। वेयर द लैंडलॉर्ड हैज लेट आउट मोर देन वन प्रीमाइसिस। अगर किसी लैंडलॉर्ड के पास एक से अधिक प्रीमाइसिस है और उसने किराए पर दे रखी है, द पेटिशन अंडर सब सेक्शन 1 shall be maintained in respect of one rented premises only to be chosen by the landlord, and petition under subsection 1 shall be maintainable only if the petition is not residing in his own premises in the same municipal area। अब मान लो अगर कोई वो मकान मालिक है, उसके पास 2 या उससे अधिक प्रॉपर्टी है, तो उस केस में पहली बात जो पेटिशन फाइल होगी वो किसी एक प्रीमाइसिस के लिए होगी, दोनों के लिए नहीं होगी। और दूसरी, वो जहां पर फाइल कर रहा है वो प्रीमाइसिस उसी एरिया में होनी चाहिए, ये दूसरी बात। ये बात समझ में आती है, मतलब वो दोनों को खाली करवाने के लिए नहीं कर सकता, किसी एक को करेगा। और वो जहां पर फाइल कर रहा है उस म्युनिसिपल एरिया में वो प्रीमाइसिस होनी चाहिए, ये दूसरी बात। यहां तक की बात क्लियर है। क्लॉज 3। where a landlord, after letting out his premises on a ground floor, has incurred such permanent disability due to which he is unable to use staircase or require the ground floor premises on his own residence, he shall, on petition being filed title in this behalf to the rent tribunal, be entitled to recover immediate possession of such ground floor premises on his furnishing a certificate from a duly constituted medical board of a government hospital about such permanent disability
and on satisfying the rent tribunal that he has no suitable residence shall purpose of his own on ground floor in his possession in the same municipal area. मतलब मान लो अगर उसका कोई किराएदार है, वो ग्राउंड फ्लोर पे रहता है और उसको कोई डिसेबिलिटी है लैंडलॉर्ड को, तो वो अपनी उस डिसेबिलिटी का आधार बना करके रेंट ट्रिब्यूनल में एप्लीकेशन फाइल करेगा और रेंट ट्रिब्यूनल उसको क्या करेगी, लैंडलॉर्ड को ग्राउंड फ्लोर में रहने की अनुमति देगी। यहाँ तक की बात क्लियर है। लेकिन प्रोवाइडेड क्या लिखा हुआ है provided that if the tenant is prepared to vacate ground floor premises in exchange of premises in occupation of the landlord on the upper floor, the rent tribunal shall pass order of immediate possession in favor of landlord only on condition that the landlord shall make available proportional equal portion to the premises in his occupation on the upper floor to the tenant on such terms and the condition as may be fixed by the rent tribunal. मान लो टेनेंट कहता है कि जी मैं ऊपर चले जाता हूँ और ये नीचे आ जाएगा, तो उसमें भी हालांकि क्या होगा, जो फैसला हक में तो किसके आएगा, लैंडलॉर्ड का आएगा, लेकिन एक कंडीशन पे आएगा कि जब लैंडलॉर्ड नीचे आएगा तो टेनेंट को हम ऊपर वाले फ्लोर में शिफ्ट कर देंगे। यहाँ तक की बात क्लियर है। ज़्यादा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, सिंपल सिंपल बातें हैं। क्लॉज 4, वेयर द लैंडलॉर्ड हैज रिकवर्ड पोजेशन ऑफ प्रीमाइसेस अंडर दिस सेक्शन, अगर लैंडलॉर्ड को उस प्रीमाइसेस का पोजेशन मिल गया है, ही शैल बी प्रोहिबिटेड फ्रॉम लेटिंग आउट द सेम टू एनी अदर पर्सन विद इन अ पीरियड ऑफ 3 years। अगर मान लो उसको उस प्रॉपर्टी का पोजेशन मिल गया है तो वो 3 साल तक किसी और को नहीं दे सकता। पहली बात तो ये है, सॉरी, वो सेम पर्सन को 3 साल तक नहीं दे सकता। सॉरी मैंने गलत बोल दिया, वो 3 साल तक किसी अन्य आदमी को उस प्रॉपर्टी को किराए पे नहीं दे सकता। एंड इन केस द प्रेमाइसेस आर लेट आउट द टेनेंट शैल बी एंटाइटल टू रेस्टोरेशन पोजेशन एप्लीकेशन मूव बाय हिम। ये ऊपर वाली बात सारी आ गई है, इसको मैं बार बार रिपीट नहीं करूंगा। एक्सप्लेनेशन, फॉर द पर्पज ऑफ दिस सेक्शन द एक्सप्रेशन लैंडलॉर्ड शैल बी द मीनिंग ऑफ ओनर ऑफ रेजिडेंशियल प्रीमाइसेस। अब क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा कि रेजिडेंशियल का मतलब क्या होता है, तो हम बोलेंगे उस रेजिडेंशियल प्रीमाइसेस का जो ओनर होगा वो होगा लैंडलॉर्ड। हमने आज चैप्टर नंबर 3 रेंट कंट्रोल एक्ट का खत्म कर लिया है, जिसके अंदर हमने सेक्शन नंबर 8, सेक्शन नंबर 9 और सेक्शन नंबर 10 डिस्कस किया। आई होप आपको आज का ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा है तो आप इसको प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हम कल फिर मिलते हैं चैप्टर नंबर 4 के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, गुड बाय एंड टेक केयर।